काफी क्वेश्चंस जेई मेंस में आपको सीधे मिलेंगे। लाइक लास्ट ईयर तो 5 से 7 क्वेश्चंस लगभग हर शिफ्ट में ऑब्जर्व हुए थे जीओसी से। टेलिंग यू, मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की जो है ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, राइट। तो ऐसे में होगा क्या, ये जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बी लेकर चला जाएगा, सो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब एक सिंगल स्ट्रक्चर कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज ना बता पाए तो वहां पे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। पूछ सकता है कार्बोकेटायन में हाइपोकॉन्जुगेशन कौन से ओवरलैपिंग से होती है, तो याद रखना सिग्मा और वेकेंट पी। Oh hey guys, hi, I hope you all are doing amazing. Welcome to your mind map series जिसमें आज का सेशन जो हम करने वाले हैं that is GOC. So we are going to do the session revision under 1 hour. तो काफी लेंथी GOC है लेकिन काफी क्वेश्चंस जेई मेंस में आपको सीधे मिलेंगे। लाइक लास्ट ईयर तो 5 से 7 क्वेश्चंस लगभग हर शिफ्ट में ऑब्जर्व हुए थे जीओसी से, तो इस बार भी वी हैव टू प्रिपेयर दिस वेरी वेल। तो आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव होगा कि क्विकली हम लोग सारे पार्ट्स को समराइज कर सके, कुछ क्वेश्चंस भी देख सके माइंड मैप सीरीज के थ्रू, ठीक है। तो पूरा सेशन ध्यान से अटेंड करना है। केमिकल बॉन्डिंग का माइंड मैप मैं ले चुकी हूँ सेशन, किसी ने मिस किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सेकेंड थिंग मेरा, अगर आप पहली बार जीओसी पढ़ रहे हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है अब तक एंड यू आर लूजिंग होप कि मैम अब मैं क्या करूं, तो आई वुड एडवाइज यू, सजेस्ट यू कि गदर सीरीज जो हमारा 3.0 है दैट इज ऑलरेडी स्टार्टेड। इसी चैनल की एक प्रीमियम मेंबरशिप आप ले सकते हैं जो 89 रुपीज की है, और उस प्रीमियम मेंबरशिप से आप एचपी गुरुकुल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको गदर 3.0 का फुल एक्सेस अलोंग विद बहुत सारी चीजें जेई एग्जाम के साथ साथ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मिलेंगी। तो एचपी गुरुकुल में यू विल गेट एक्सक्लूसिव कॉलेज का इंफॉर्मेशन जो काफी काम आएगा जनवरी ऑनवर्ड्स फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद। जेई रिवीजन कैप्सूल्स होगा, जेई के आपके बिट सैट, वीआईटी ट्रिपल ई, डब्ल्यूबी जेई, एमएसटी सीईटी के पीवाईक्यू सॉल्विंग सेशंस, कॉन्सेप्चुअल सेशंस होंगे, ठीक है। माइंड मैप्स आर बीइंग कंडक्टेड इन गदर सीरीज, पीवाईक्यू सॉल्विंग हो रही है, फॉर्मूला शीट, शॉर्ट ट्रिक्स मिल रहे हैं। सो ये सब चैनल की मेंबरशिप प्रीमियम मेंबरशिप पे है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट थिंग इन जीओसी, सबसे पहले हमें बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो बॉन्ड ब्रेक किस तरीके से होता है, देखो कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड अगर है, ठीक है, बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो दो एटम्स के बीच में हो सकता है, आप एक बॉन्ड को दो तरीके से क्लीव कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज देखिए, जैसे कोई ए और बी एक कोवैलेंट बॉन्ड है, राइट। सो आई एम टेलिंग यू, मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की जो है ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, राइट। तो ऐसे में होगा क्या, ये जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बी लेकर चला जाएगा, सो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। अब ए ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, और बी का खुद का इलेक्ट्रॉन और साथ में ए का लेकर आ गया है, तो इट विल हैव अ नेगेटिव चार्ज विद अ लोन पेयर। यहां से जो स्पीशीज जनरेट होती हैं, केटायंस एंड एनायंस, ये हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज है, ठीक है। कौन सा था, हेट्रो का था, हमने ऊपर लिख लिया, चाहे तो इसको नीचे को शिफ्ट कर लो, एक मिनट रुको। तो हाँ, ये ऊपर होमो लिखा है तो हम इसको नीचे लिख लेते हैं, कंफ्यूजन होगा। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या होगा, देखो जैसे ए और बी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड है, अगर मैंने बोला बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोनों ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ले लेगा, तो ए विल बिकम केटायन और बी बनेगा एनायन। तो यहां से ना इंटरमीडिएट्स का जो है जनरेशन होता है। अगर मान लो कार्बन पे पॉजिटिव कार्बन पे नेगेटिव आता तो कार्बोकेटायंस और कार्ब एनायंस हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से जनरेट होते हैं, ठीक है। होमोलिटिक फ्यूजन होता है जैसे मान लो दो एटम्स हैं, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, बॉन्ड आपने कुछ इस तरीके से तोड़ा कि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन रख लिया, तो यहां से जो स्पीशीज जनरेट होती हैं ये फ्री रेडिकल्स होते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो कार्बोकेटायंस और कार्ब एनायंस, हेट्रोलिटिक फ्यूजन से कार्बोकेटायन और कार्ब एनायन जनरेट होता है। अगर अपन होमोलिटिक की बात करें तो यहां से फ्री रेडिकल्स का जो है जनरेशन होता है। चैप्टर में आप इनके बारे में काफी डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब क्या कंडीशंस है जो होमोलिटिक क्लीवेज को फेवर करती है, तो अक्सर अगर हाई टेम्परेचर कंडीशन है या कभी लाइट की प्रेजेंस है यानी फोटोन की प्रेजेंस है, तो ये होमोलिटिक क्लीवेज को प्रेफर करते हैं, क्योंकि न्यूट्रल स्पीशीज बनती है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होमोलिटिक क्लीवेज को
फेवर करते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, और आपको रेडिकल इनिशिएटर्स की जरूरत पड़ सकती है। रेडिकल इनिशिएटर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, जैसे R2O2 पेरोक्साइड्स को आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं आपकी जो होमोलिटिक फिजन को थोड़ा फेवर करते हैं, ओके। इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर हेट्रोलिटिक फिजन है तो क्या कंडीशंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, लो टेम्परेचर में हमारा काम चल जाता है, ठीक है। और सॉल्वेंट कैसे, पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट फेवर करते हैं बेटा। रीजन सिंपल होता है, जो कार्ब केटायंस एनायंस बनते हैं उसको पोलर सॉल्वेंट सॉल्वेशन के थ्रू स्टेबलाइज कर सकता है। तो हम बेसिकली थ्री रेडिकल्स हमको यहाँ, मतलब एक फ्री रेडिकल, एक कार्बोकेटायन, कार्बन आयन का पता चला, राइट। तो ये बॉन्ड फिजन का तरीका है। फिर हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स आप बॉन्ड्स में किस तरीके से देखते हो। दो तरह का क्लासिफिकेशन होता है, एक परमानेंट इफेक्ट्स होते हैं और एक टेम्परेरी इफेक्ट्स। टेम्परेरी इफेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट्स। जैसे मैं इलेक्ट्रोमेरिक के बारे में बता देती हूँ, ये ऐसा इफेक्ट होता है जो किसी रीएजेंट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी अगर रीएजेंट सबस्ट्रेट पे अटैक करने आ रहा है तो उसकी प्रेजेंस में ही जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट दिखता है, इलेक्ट्रॉन में शिफ्टिंग दिखती है, वो टेम्परेरी इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोमेरिक। जैसे मान लो ये एल्कीन्स हैं, ठीक है। अब एल्कीन्स को अगर मान लो H+ ने अप्रोच करा तो यहाँ पे क्या होगा, H+ इज अ प्रोटोन और एल्कीन एक इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है और सामने एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। तो ये एल्कीन अपना बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर लेगा कि इट विल जनरेट अ पॉजिटिव केटायन और C पे नेगेटिव आया, वहां हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा। तो ये जो शिफ्टिंग हुई इलेक्ट्रॉन्स की, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की एल्कीन में, ये टेम्परेरी है। अगर H+ आएगा तो ही ये शिफ्ट दिखेगा। तो ऐसे इफेक्ट्स टेम्परेरी होते हैं। हालांकि GOC में हमारा मेन फोकस परमानेंट इफेक्ट्स को पढ़ना है, जिसमें हमारे पास इंडक्टिव, हाइपोकॉन्जुगेशन और मीजोमेरिक इफेक्ट है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, इंडक्टिव इफेक्ट मेरा कब होता है, जैसे मान लो ये कार्बन की चेन है और मैंने एक ऐसा ग्रुप लगा दिया कार्बन की चेन पे जहां पे जिस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जैसे देखो मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ग्रुप की ज्यादा है sp3 कार्बन से, ठीक है। तो अगर ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ना इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच के पार्शियल नेगेटिव चार्ज ले लेगा, तो कार्बन पार्शियल पॉजिटिव बनेगा। अब ये पॉजिटिव बना तो ये बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये भी स्लाइटली पार्शियल पॉजिटिव बनेगा। अब ये भी पीछे वाले कार्बन से खींचेगा, ये भी पीछे वाले कार्बन से खींचेगा। सो ऑल्दो ये जो इफेक्ट होता है, मतलब 3-4 कार्बन एटम्स के बाद खत्म हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है बहुत, मतलब इट विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड, डिमिनिशेस, ठीक है। 3-4 के बाद वो पूरा डिमिनिश हो जाता है, इंडक्टिव ऑपरेट नहीं करता, बहुत लाइट हो जाता है। ये इंडक्टिव इफेक्ट है, इसमें ये ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड। अगर आप ध्यान से देखो, जो इंडक्टिव है इट ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड, है ना, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट करता है। सिग्मा के थ्रू शिफ्टिंग डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ द ग्रुप्स। अब दो तरीके का इफेक्ट हो सकता है ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, है ना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। दूसरा सीन ये भी तो हो सकता है कि ये जो ग्रुप है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है sp3 कार्बन से। तो अगर ऐसा कोई ग्रुप अटैच कर दिया हमने तो फिर क्या होगा, ऐसे केसेस में तो कार्बन अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, ये ग्रुप पार्शियल पॉजिटिव बनेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बढ़ी, ये बगल वाले को बढ़ा देगा, ये इसको बढ़ा देगा, उसके बाद तो बिल्कुल डिमिनिश ही हो जाएगा, राइट। तो यस, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टर में एक चीज ध्यान रखना, डीएनपी रूल चलता है, डीएनपी रूल चलता है, यानी डिस्टेंस नंबर पावर। सबसे पहले डिस्टेंस देखा जाता है, जितना करीब ग्रुप लगा होगा उतना उसका इंडक्टिव का इफेक्ट ज्यादा होगा। फिर नंबर ऑफ, अगर डिस्टेंस सेम है तो नंबर ऑफ ग्रुप्स को देखते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप सेम है तो पावर को चेक करते हैं, ठीक है। दो तरीके से ये हो सकता है, एक ऐसा आप ग्रुप अटैच करो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच के कार्बन की चेन को डेफिशिएंट बनाता है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। Substituents having electron attracting power more than hydrogen, तो जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, जैसे नाइट्रो, cyano, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स, है ना। तो ये एल्कोक्सी, पहला एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। ऐसे इफेक्ट को माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। कार्बन की चेन को डेफिशिएंट बना रहे हैं, तो कार्बन की चेन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, उसके बाद जो आपका ग्रुप है इस पे नेगेटिव आता है पार्शियल। दूसरा तरीका है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यानी प्लस आई ग्रुप। जब आप कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्षमता रखता है, जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं आपके
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। आई थिंक ये समझ गए। अब इसके बाद जो अगली चीज आती है वो ऑर्डर होता है। तो बेटा इंडक्टिव के लिए मैं नहीं बोलूंगी पूरा एज इट इज ऑर्डर याद रखो आप, बट पावर प्लस आई के अंदर देखो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज वाली जो स्पीशीज है वो ज्यादा अच्छे इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, वो प्लस आई में सबसे आगे है। उसमें भी देखो सी नेगेटिव, एन नेगेटिव, ओ नेगेटिव में आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर कर सकते हो। सी नेगेटिव लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये आराम से इलेक्ट्रॉन देगा, तो प्लस आई में सबसे आगे है। ठीक है, ये ऑर्डर है। अब टर्शरी एल्काइल, यहाँ पे देखो टर्शरी एल्काइल का प्लस आई सबसे ज्यादा है क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप है इस पे। प्राइमरी का सबसे कम होगा, है ना, सुपर प्राइमरी का और कम होगा क्योंकि उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है। अगर आइसोटॉप्स की बात करते हो तो मास से कंपैरिजन कर लेते हो, जितना ज्यादा मास होता है उतना प्लस आई होता है आइसोटॉप्स के केस में। इसको रटना मत, बट इतना रेफरेंस आपको पता होना चाहिए कौन प्लस आई होगा कौन माइनस आई होगा, और थोड़ा सा स्ट्रेंथ। ठीक है, माइनस आई की सीरीज में देखो जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, और वो भी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो भाई खतरनाक खींचेगा। देखो नाइट्रोजन पे प्लस और 3 फ्लोरीन रखे हुए हैं तो कितना ज्यादा वो पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स, राइट। फिर यहाँ नाइट्रो सैनो में नाइट्रो सबसे ज्यादा माइनस आया है, कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्लोरीन हेलोजन्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पे भी आप हाइब्रिडाइजेशन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहचान सकते हो, है ना, sp2 नाइट्रोजन या sp कार्बन लाइक दैट। सो कंपेयर्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आप माइनस आई की पावर का आइडिया थोड़ा लगा सकते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायंस। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट में सिर्फ अभी इंडक्टिव पढ़ा है तो वही लगा रहे हैं, डीएनपी रूल। जितना पास में डिस्टेंस होता है ग्रुप का इफेक्ट उतना ज्यादा डोमिनेट करता है। तो यहाँ देखो थर्ड कार्बोकेटायन में फ्लोरीन सबसे करीब है तो माइनस आई इसका काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ये कार्बोकेटायन ऑलरेडी कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उससे आप इलेक्ट्रॉन खींच के उसको तो अनस्टेबल कर रहे हैं, है ना। तो डिस्टेंस के आधार पे ही हमने इसको कर लिया, ये थोड़ा दूर है तो माइनस आई वीक होगा, इसका माइनस आई वीकेस्ट होगा क्योंकि डिस्टेंस दूर हो गया है। तो स्टेबिलिटी ऐसे होगा। नेक्स्ट देखो, अब ये ग्रुप्स जो है दिस इज CH3। ठीक है, ये जो ग्रुप्स है इनको प्लस आई पावर रखते हैं। अब प्लस आई सबसे ज्यादा किसकी, मैंने बोला मास देख लो, तो कार्बन, ट्रीटियम, ड्यूटीरियम और फिर नॉर्मल प्रोटियम जहां पर है, कर सकते हो। यस, इजी आई थिंक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा रेजोनेंस की। Resonance is a way of describing delocalized electrons within a certain molecule. Actually होता क्या है रेजोनेंस में, जब एक सिंगल स्ट्रक्चर कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज ना बता पाए तो वहां पे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। जैसे कार्बोनेट आयन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कार्बोनेट आयन में देख के तो लग रहा है एक बॉन्ड लेंथ छोटी होगी और 2 लंबी होनी चाहिए, बट जब हमने देखा सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे O- यहाँ पे रेजोनेंस करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन ये वाले बॉन्ड अब डबल हो गया, ये सिंगल हो गया, ये O-। इसी तरीके से आप यहाँ भी कर सकते हो, ये यहाँ पर आ सकता है, ये वापस यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। तो यू आर गोइंग टू गेट C O नेगेटिव डबल बॉन्ड हो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली एक हाइब्रिड ड्रॉ होता है, जो हाइब्रिड में हम दिखा सकते हैं ये पाई बॉन्ड ना सारे CO बॉन्ड्स पे बारी बारी से घूम रहा है। ठीक है, और हर एक पे देखो टोटल चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव और 3 एटम्स पे घूम रहा है। तो हर एक पे कितना पार्शियल चार्ज आया, -2/3। तो ये आपका हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड की एनर्जी लीस्ट होती है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का ट्रू एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इनको ना आइसोलेट कर सकते हो ना एग्जिस्ट करते हैं किसी टाइम पीरियड के लिए, हाइपोथेटिकल है। हाँ, क्लोजेस्ट थिंग टू एग्जिस्टेंस आप रेजोनेंस हाइब्रिड को रियल मान सकते हो। इट्स द क्लोजेस्ट स्ट्रक्चर दैट वी कैन ड्रॉ ऑफ द पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है, और द आयन। अब रेजोनेंस में हमें पढ़ना है एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशन क्या है रेजोनेंस की, कॉन्जुगेशन की। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, जब भी कॉन्जुगेशन पढ़ रहे हो तो इस सिस्टम के अंदर जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो सारे p ऑर्बिटल्स सेम प्लेन में आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, देखो जब आप बेंजीन का स्ट्रक्चर देखते हो ना तो हर कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल है ना, जो एक दूसरे से पैरेलल है। तो सिग्मा बॉन्ड तो बना हुआ है, तो ये क्या करते हैं आपस में ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड्स बना लेते हैं, क्योंकि सारे जो है सारे सेम प्लेन में थे p, है ना, तो बेंजीन बना। अच्छा, अगर आप बात करते हो पीरिडीन की, देखो पीरिडीन के केस में भी आप देखोगे तो दिस इज नाइट्रोजन, ठीक है, लोन पेयर।
पिरिडीन है, तो पिरिडीन में लोन पेयर कॉन्जुगेशन नहीं करता क्योंकि लोन पेयर का प्लेन लोन पेयर परपेंडिकुलर है ये p ऑर्बिटल्स के, ठीक है, p ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर लोन पेयर प्रेजेंट है। तो कंडीशन रेजोनेंस के लिए सिंपल होती है कि जो आपके जितने p ऑर्बिटल्स होते हैं वो सेम प्लेन में होने चाहिए कॉन्जुगेशन के लिए, ठीक है। सो ऐसा नहीं हो कि ये वाला पाई बॉन्ड px से बना है तो ये py से बना है तो कॉन्जुगेशन नहीं होगा, ये py है तो सारे py होने चाहिए ताकि सेम ताकि एक दूसरे पैरेलल हो, है ना, और ओवरलैपिंग कर सके। अब कितने अलग तरीके के सिस्टम हैं जो कॉन्जुगेशन दिखाएंगे। सबसे पहला होता है पाई ऑल्टरनेट पाई, यानी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल डबल, ठीक है। ये जो सिस्टम है, ये देखो पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, ये यहाँ, तो यहाँ से यू कैन ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिस वे, ये पाई ऑल्टरनेट पाई होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा सिस्टम पाई ऑल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज, तो कभी भी ऐसा हो, देखो जरा यहाँ पे पाई बॉन्ड है, इसके बगल में पॉजिटिव चार्ज है, तो डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कॉन्जुगेशन आप दिखा सकते हैं, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होएगा, प्लस विल कम हेयर, ठीक है, ओके। कभी ऐसा हो पाई ऑल्टरनेट नेगेटिव चार्ज, तो इसी को आप ऐसे ड्रॉ कर लो, देखो पाई ऑल्टरनेट नेगेटिव चार्ज में बेटा हम कैसे दिखा सकते हैं, नेगेटिव है, बगल में पाई बॉन्ड है, तो डायरेक्शन क्या रहेगी, हमेशा नेगेटिव चार्ज फिर पाई बॉन्ड विल शिफ्ट है, ठीक है। मतलब एरो का थोड़ा ना स्पेस कम है तो यहां से देख लो, नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो वी आर गोइंग टू शो डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो तीन सिस्टम, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, तो यहाँ डायरेक्शन होगी नेगेटिव सिंगल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होगी, पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड विल शिफ्ट ऑन द एटम लाइक दिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज पाई ऑल्टरनेट टू द ऑड इलेक्ट्रॉन्स, तो कभी भी ऐसा है कि आपका पाई बॉन्ड है और बगल में ही क्या है, फ्री रेडिकल, देखो यहाँ फ्री रेडिकल है जेनरेटेड, ये रहा फ्री रेडिकल और बगल में पाई बॉन्ड है, तो यहाँ भी कॉन्जुगेशन हो सकता है, ये पाई बॉन्ड ना होमोलिटिकली क्लीव करेगा, ठीक है, अपना बॉन्ड, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल इसके साथ मिलके पाई बॉन्ड बनाएगा, फ्री रेडिकल यहाँ, तो आप बेसिकली चार्ज को डिस्पर्स करा रही हैं, उससे स्टेबिलिटी आती है। नेक्स्ट इज पाई ऑल्टरनेट टू द लोन पेयर, पाई ऑल्टरनेट टू लोन पेयर आप कैसे दिखा सकते हैं, जैसे मान लो CH3 C डबल बॉन्ड NH2, ठीक है, अमाइड। अब यहाँ पर देखो नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो वी कैन ड्रॉ इट दिस वे, देखो CH3 CO नेगेटिव डबल बॉन्ड N प्लस H2, समझ गए, ये अलग अलग कितने सिस्टम्स देख लिया आपने कॉन्जुगेशन के अभी तक। सो पाई ऑल्टरनेट पाई ऑल्टरनेट पॉजिटिव, पाई ऑल्टरनेट नेगेटिव, पाई ऑल्टरनेट ऑड, पाई ऑल्टरनेट लोन पेयर, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम, मतलब कभी ऐसा है देखो CH2 यहाँ पे प्लस चार्ज है और ये OMe से, ऑक्सीजन हैज अ लोन पेयर और कार्बोकेटायन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल है, तो ये लोन पेयर जब आप वेकेंट p ऑर्बिटल में देंगे यहाँ से, तो दिस विल बी समथिंग CH2 डबल बॉन्ड O प्लस Me, तो ये बैक बॉन्डिंग है, देखो बैक बॉन्डिंग के लिए कोई बॉन्ड तोड़ना नहीं पड़ा, है ना, तो बैक बॉन्डिंग की कंडीशन क्या थी, यहाँ पे देखो वेकेंट ऑर्बिटल और बगल में ही एटम के पास लोन पेयर और अवेलेबल फॉर डोनेशन, ये बैक बॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल केस है, और मतलब जब भी आप स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट्स की कंपेयर करेंगे कार्बोकेटायंस की, तो हम बैक बॉन्डिंग ढूंढते हैं, ओके। नेक्स्ट चीज एग्जाम में पूछेगा, स्टेबिलिटी पूछेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, तो ध्यान रखना है बेटा, सबसे पहले इसी सीक्वेंस में आप कंपेयर करिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आई विल शो यू। जितने ज्यादा, सबसे पहले पाई बॉन्ड्स को चेक करना है, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे उतना ही RS आपका स्टेबल होएगा, ठीक है, तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। दूसरी बात, अगर पाई बॉन्ड सेम निकलते हैं तो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है चार्ज से। इससे भी पहले मैं एक बात बताऊं, कभी कभी ऐसा भी होता है एक न्यूट्रल है लेकिन दूसरा ऐसा है चार्ज, न्यूट्रल है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है एटम्स का, दूसरा चार्ज है बट ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ऑक्टेट वाला जीत जाता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी में ऑक्टेट कंप्लीशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट रूल, और अगर दो चार्ज्ड RS है तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऐसा RS जिसमें सारे एटम्स का ऑक्टेट पूरा है, वो ज्यादा स्टेबल। मान लो इसमें तीनों पॉइंट सिमिलर है, तो चौथा पॉइंट हम देखते हैं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज्यादा स्टेबल है, नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बस इतना देख लेना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
यू कैन लीव दिस, है ना, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं तुम्हें. नेगेटिव ऑन इलेक्ट्रो पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल. ठीक है, और नेगेटिव चार्ज अगर देखो, नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रो पॉजिटिव अनस्टेबल, अनस्टेबल, है ना, वो चीज होती है. ओके, तो नेगेटिव ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टेबल है. चार्ज सेपरेटिंग आरएस लेस स्टेबल, इसका मतलब ये है कोई ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिनमें तुमने क्या किया, बस एग्जांपल दे रही हूँ, लाइक चार्जेस को दूर कर दिया, मतलब सेम चार्जेस को अगर दूर दूर कर दिया ना तो वो अनस्टेबल हो जाएगा. सेम चार्जेस, सॉरी, ऑपोजिटली चार्ज को मैं फिर से रिपीट करती हूँ. देखो, चार्ज सेपरेटिंग आरएस लेस स्टेबल मतलब अगर तुमने ऑपोजिटली चार्ज आयोन्स को दूर कर दिया, प्लस और माइनस को दूर करना मतलब अनस्टेबल करना. ठीक है, लाइक चार्जेस एडजेसेंट एटम पे कम स्टेबल है. ये तो लास्ट पॉइंट हम देखते हैं कि एक जैसे चार्जेस अगल बगल एटम्स पे अनस्टेबल होता है. ठीक है, तो प्लीज इसको ध्यान रखना, सीक्वेंस को फॉलो करना. एक क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन सेज इन स्पीशीज में से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायंस कौन है. देखो कौन सा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन है. देखो, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ये तो भाई कॉन्जुगेशन कर रहा है मस्त पूरी रिंग के साथ. ठीक है, डबल सिंगल पॉजिटिव कॉन्जुगेशन हो रहा है. डबल सिंगल सिंगल फिर पॉजिटिव नहीं, ये बीच में sp3 कार्बन है, इसने कॉन्जुगेशन तोड़ दिया. ये कहां से कॉन्जुगेशन हो रहा है, देखो sp2 कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक तो अनस्टेबल, ऊपर से कॉन्जुगेशन हो ही नहीं रहा इसमें, राइट. तो A एंड B ओनली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. फाइन, चलो आगे चलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट पे या रेजोनेंस इफेक्ट. ये भी एक परमानेंट इफेक्ट है, लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू नहीं होता. इंडक्टिव में सिग्मा से होता था, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू डिस्प्लेसमेंट होता है. डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, जो रेजोनेंस पढ़ रहे हैं वही है भाई, उसी के पॉइंट्स है ये, जो भी रेजोनेंस पढ़ कर आए हो उसी के पॉइंट्स है. ठीक है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, इट्स अ कंप्लीट पुश और शिफ्टिंग ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स. जो सारे सिस्टम अभी हमने देखे थे रेजोनेंस इफेक्ट वही है ये. तो दो तरीके से आपका रेजोनेंस चलता है, एक प्लस आर या प्लस एम या प्लस आर, कुछ भी बोल लो. ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं बेटा जो पाई इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ. जैसे कि देखो एनिलीन की मैं बात करती हूँ. ठीक है, बेंजीन रिंग पे मैंने NH2 को लगाया, तो यहाँ लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास जो ये पुश करेगा इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में. ऐसे ग्रुप्स होते हैं प्लस एम ग्रुप्स. तो ध्यान रखना, प्लस एम ग्रुप को पहचानने का तरीका, पहले एटम पे लोन पेयर, पहले एटम पे लोन पेयर आप पहचान सकते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, देखो हेलोजन्स में पहले एटम पे लोन पेयर होता है, हमें एक ही चाहिए. कभी किसी एटम के पास अगर एक से ज्यादा लोन पेयर है तो कॉन्जुगेशन में तो एक ही जाएगा, क्योंकि बाकी सेम प्लेन में नहीं है. ठीक है, OH में ऑक्सीजन एज लोन पेयर कितने हैं, मतलब नहीं एक होना चाहिए कम से कम. OR, अच्छा, ऑक्सीजन, फिर NH2 में नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन, तो पहले एटम पे लोन पेयर वो पक्का प्लस एम का काम करेगा, प्लस एम तो दिखाएगा. हाँ, डोमिनेटिंग कौन सा है, माइनस आई या प्लस एम, वो मैं लिखवा दूंगी. ठीक है, चलो ऑर्डर देखो, इसको देख लेना, थोड़ा सा ध्यान करके जाना. O नेगेटिव जो एनायन है, नेगेटिव की ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की, देन NH2, NHR, NR2, इसको एक बार रिवाइज कर लेना. ठीक है, फिनाइल्स के केस में बेटा उनका जो प्लस एम होता है वो माइनस आई से ज्यादा होता है इंड्यूस्ड. एल्कीन्स के केस में भी प्लस एम माइनस आई से थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि माइनस आई क्यों, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो थोड़ा तो खींचेगा भी, लेकिन प्लस एम डोमिनेट करता है. ठीक है, मीजोमेरिक डोमिनेट करता है यहाँ पे. फिर उसके बाद माइनस एम ग्रुप्स होते हैं, ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो हमारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेंगे अपनी तरफ. इनको कैसे पहचानेंगे, पहले एटम पे पाई बॉन्ड, पहले एटम पर पाई बॉन्ड विथ more electronegative atom, pi bond attached with more electronegative atom. जैसे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो पहले एटम के ऊपर पाई बॉन्ड है और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है. तो मान लो अगर यहाँ पे हमारी फिनाइल रिंग है, ये बेंजीन, तो ये देखो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होएगा, ये यहाँ शिफ्ट करके अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रही है. ऐसे ही एस्टर CHO, साइनाइड में भी ऐसे ही होगा. देखो पहले एटम पे पाई बॉन्ड, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेगा, नाइट्रो स्ट्रॉन्ग माइनस एम, राइट. तो कंडीशन लिखा है वेकेंट ऑर्बिटल फर्स्ट एटम पे या फिर मल्टीपल बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सेकंड एटम. वेकेंट ऑर्बिटल की कंडीशन भी हो सकती है, वो भी खींच लेगा, जैसे बोरोन लाइक दैट, है ना.
ओके और है ना, जो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स ऑन किन के पास होते हैं, जब आप पीरियड नंबर 3 ऑनवर्ड्स नीचे जाओगे, ग्रुप नंबर 14 एंड ऑनवर्ड्स, तो दे हैव। अब माइनस एम में देखो स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप नाइट्रो CN बहुत स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग है, तो ध्यान रखना है, इसमें भी नाइट्रो बहुत ज्यादा है। बाकी कुछ और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो ऑर्डर आप एक बार इनका गो थ्रू कर लेना, ताकि आपको पता हो कि कौन ज्यादा है कौन कम है, इस पे हाल फिलहाल सवाल आ रहे हैं, ठीक है। ओके चलो देखो, मीजोमेरिक इफेक्ट बेटा मेटा पोजीशन पे ऑपरेट नहीं करता, पहला पॉइंट, मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव काम करेगा। अच्छा, कभी भी ऐसे ग्रुप्स हैं पहले एटम पे लोन पेयर भी है और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हैं, तो उनके ऊपर प्लस एम ऑपरेट करता है माइनस आई पे, यानी वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स एक्टिवेटिंग ग्रुप्स ही हैं एक तरह से। सिर्फ हेलोजन्स इकलौते ऐसे ग्रुप है जिनका माइनस आई डोमिनेट करता है प्लस एम पे, तो इलेक्ट्रॉन जितना माइनस आई से वो नहीं खींच, मतलब खींच रहे हैं और प्लस एम से दे रहे हैं, तो खींच ज्यादा रहे हैं, दे कम रहे हैं। कभी भी प्लस एम लोन पेयर की वजह से हो तो वो ज्यादा होता है प्लस एम ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। इस पॉइंट का यही मतलब है, मीजोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन पे डोमिनेट करता है, ठीक है। प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर बेटा ज्यादा होता है इंटरनल कॉन्जुगेशन से, बिल्कुल सही बात है। एक तो OH का ऑक्सीजन का लोन पेयर आराम से अवेलेबल है डोनेशन के लिए, है ना, ये दे देगा, लेकिन OCOCH3 में देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर ना डोनेशन के लिए कम अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि ये अंदर ही सिस्टम में इंटरनल कॉन्जुगेशन में बिजी हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट चीज देखो, जितने तुम्हारे प्लस एम वाले ग्रुप्स होते हैं ना, प्लस एम वाले ग्रुप्स, इनको एक्टिवेटिंग ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। प्लस एम ग्रुप्स होते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, और एक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं तो ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे भेजेंगे, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, तो ये ऑर्थो और पैरा पे भेजते हैं। जो माइनस एम वाले ग्रुप्स हैं आपके पास, वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं और ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन के ऊपर भेजेंगे, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा होती है ऑर्थो और पैरा के, माइनस एम वालों में। हाँ, हेलोजन सिर्फ इकलौते ऐसे ग्रुप है जिनका माइनस आई डोमिनेट करता है प्लस एम पे, फिर भी ये लोग कैसे हैं, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, खींच ज्यादा रहे पर फिर भी इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर ही जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो, द फंक्शनल ग्रुप दैट शोज नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट इज, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट कौन दिखाता है? OH, OR, CO, OH, NH2। हाँ जी एवरीवन बोलो, नेगेटिव रेजोनेंस यानी माइनस एम माइनस आर जो अपनी तरफ खींचेगा। ये तो डोनर्स हैं, देखो पहले एटम पे लोन पेयर प्लस एम, तो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड पहले एटम पे पाई बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो एरोमेटिक कंपाउंड स्पेशल साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका एक डिस्टिंक्ट स्मेल होता है। अब एरोमेटिक है या नहीं कंपाउंड, उसके लिए हकल्स रूल हमें चेक करना पड़ता है। हकल्स रूल कहता है कि पहले आप ना PCC को चेक कर लो, मतलब कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, इट मस्ट बी साइक्लिक एंड इट मस्ट हैव कॉन्जुगेशन। PCC को पहले चेक कर लेते हैं, प्लेनर हो, साइक्लिक हो और कॉन्जुगेशन हो। प्लेनर का मतलब सारे एटम sp2 होने चाहिए, साइक्लिक यानी रिंग हो, कॉन्जुगेशन में कोई भी सिस्टम हो सकता है जो अब तक हम पढ़कर आए हैं, सिस्टम 7 सिस्टम्स, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कोई भी फेल हो गया, इफ एनी वन फेल्स, अगर कोई भी एक फेल हुआ तो कंपाउंड वुड बी कॉल्ड एज नॉन एरोमेटिक, वो कंपाउंड को घोषित करेंगे कि वो नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, नॉन एरोमेटिक। अगर मान लो ऑल पास, अगर तीनों पास, मतलब PCC चेक हो गया, PCC चेक मिला है, नहीं मिला, अगर कोई भी एक चीज नहीं मिली तो नॉन एरोमेटिक है ना। फ्लो चार्ट थोड़ा सही नहीं लगेगा ऐसे लिखूंगी, तो चलो कहीं और लिख लेंगे, इसे जगह है थोड़ी सी। हाँ तो देखो हाँ, तो PCC अगर चेक हो गया, यहाँ लिख लेते हैं, देखो अगर PCC चेक हो गया तो उसके बाद हम चेक करेंगे 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान रखो, पाई इलेक्ट्रॉन्स में बेटा एक पाई बॉन्ड को 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह गिना जाएगा, और लोन पेयर को भी काउंट करते हैं, ठीक है। सो पाई इलेक्ट्रॉन आर लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर को भी काउंट करते हैं। तो अगर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जहां पे n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो सकती है, तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा,
कंपाउंड वुड बी कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे यहाँ देखो बेंजीन प्लेनर है, सारे sp2 है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, यस 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो एरोमेटिक हो गया। ठीक है, इधर आ जाओ, देखो प्लेनर है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है। अब आप बोल सकते हो मैम ये कैसे sp3 नहीं है ये कार्बन? बेटा जो लोन पेयर या जो नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में होता है उसको हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिनते। ठीक है, तो ये प्लेनर ही है, sp2 ही है ये। पीसीसी पास, उसके बाद देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, पाई बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ, तो कॉन्जुगेशन थी, है ना। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कैसे 2 पाई बॉन्ड से आ रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड से आए और 2 लोन पेयर से आ रहे हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट में देखो यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, पीसीसी चेक है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। यहाँ भी देख लो आप, जितने आपका ये नाफ्थलीन है ना, फिनांथरीन है, एंथ्रासीन है, ये भी एरोमेटिक है। तो देखो पीसीसी इसमें चेक है और पूरे में रेजोनेंस हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 10 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। यहाँ पर आ जाओ, देखो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है आपका, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है, ओके तो एरोमेटिक। अगर मान लो आपने देखा 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पीसीसी पास था, प्लेनर था, साइक्लिक था, कॉन्जुगेटेड था, लेकिन 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जहां पे n कैन बी 1 2 3 एटसेट्रा, तो ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक और हाईली अनस्टेबल होता है। हाईली अनस्टेबल, इतने अनस्टेबल होते हैं जैसे अगर आप साइक्लो ब्यूटाडाइन को देखो ना, पता है आपको ये ना दूसरे साइक्लोब्यूटाडाइन के साथ मिलके डाइमराइज कर जाता है इस पाई बॉन्ड को यहाँ, तो ये अपनी एंटी एरोमेटिसिटी लूज करने के लिए चाहते हैं हमको या तो नॉन एरोमेटिक बना दो, देखो एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन गया, या फिर ये रिएक्शन मेटल्स के साथ भी मेटल्स के साथ रिएक्शन बहुत आराम से कर लेगा। अगर आप इसी को लेकर आते हैं कि तुम एक काम करो, तुम रिएक्शन करो 2 मोल Fe2+ के साथ, तो Fe2+ को ना ये क्या करता है, अपने इस बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ लेता है। देखो क्या करेगा, जैसे साइक्लोब्यूटाडाइन था, इस बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ लेगा, Fe2+ को ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना, ऐसे दूसरे Fe2+ को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ पे क्या बना लेगा, पॉजिटिव चार्ज प्लस प्लस, और 2 Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर दिया 3+ में और एरोमेटिक बन जाएगा। ऐसे सोडियम के साथ रिएक्ट करके भी एरोमेटिक बन सकता है, देखो ये भी एरोमेटिक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर ले यहाँ पे, है ना, लोन पेयर आ जाए, ये भी एरोमेटिक है। तो ये ऐसे करके ना अपनी एरोमेटिसिटी को मतलब ये एंटी एरोमेटिसिटी को खत्म करना चाहता है बेसिकली, तो काफी अनस्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी के मामले के अंदर एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। ठीक है, जो ना तो एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक, जिनमें पीसीसी ही फेल हो गया, जैसे यहाँ पर देखो ये साइक्लिक नहीं है, दिस इज नॉट साइक्लिक, राइट, ये पूरा sp3 है सारे एटम्स, इधर भी sp3 है, ये तो प्लेनर ही नहीं है, तो ये तो आउट ऑफ द रेस, नॉन एरोमेटिक होते हैं, राइट। अच्छा, कभी ऐसा कंफ्यूजन हो जाए, 2 रिंग्स दे रखी है, राइट, ऐसा है मैम ये रिंग है तो इस पाई बॉन्ड को भी काउंट करेंगे क्या, या पूरा रिंग होता, एक रिंग अगर एरोमेटिक बन रही है दूसरी नॉन एरोमेटिक है, तो ओवरऑल वो कंपाउंड एरोमेटिक कहा जाएगा, कभी कंफ्यूजन हो, राइट। इसी का एक एप्लीकेशन एरोमेटिसिटी का, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं, देखो कभी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे देखो ऐसे लेट्स से आपको दे रखा है ना, तो ये पूछे सबसे ज्यादा पोलर कौन है, तो आप ये देख लो किस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों रिंग्स एरोमेटिक बन रही है। जैसे अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक करूं, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव, तो दोनों रिंग्स एरोमेटिक बन रही है। अगर दोनों रिंग्स एरोमेटिक बनती हैं तो वो काफी पोलर बॉन्ड होता है, वो पोलर बॉन्ड होता है बीच वाला जो CC बॉन्ड है। तो ऐसा क्वेश्चन जेईई में पूछ लेता है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर्स है, इनको याद रखना। 10-एन्युलीन जो है बेटा, ये नॉन एरोमेटिक होता है, जिस देखो इसमें ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आउट ऑफ द प्लेन होते हैं, दिस इज नॉट प्लेनर। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन भी नॉन प्लेनर होता है, तो दिस इज नॉन एरोमेटिक। एन्युलीन्स करके भी पूछ लेता है वो आपसे। चलो क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, कह रहा है कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल है, 2024 का सवाल है। सबसे ज्यादा स्टेबल वो जो एरोमेटिक है, देखो यहाँ पे तो 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक, 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक, ये sp3 नॉन एरोमेटिक,
बी इज द करेक्ट आंसर। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, पीसीसी चेक, एरोमेटिक, एरोमेटिक है। इजी कर सकते हो। चलो बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की। हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक परमानेंट इफेक्ट होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर क्या होता है, ये चीज देख लो एक बार कैसे हम करते हैं। कार्बोकेटाइन बना रही हूँ, देखो पहले तो कंडीशन चेक कर लो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या रहने वाली है। ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा कार्बन होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और अल्फा कार्बन पे एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन हो, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो ये अल्फा कार्बन कौन सा है, जो कार्बोकेटाइन के अगल बगल में है, ये sp3 है, और इस पे अगर आप देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, कौन सा कार्बन है, देखो sp3 कार्बन और 1s ऑफ हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोकेटाइन के वेकेंट p में भेज दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके वेकेंट p ऑर्बिटल में जा रही है। ऐसा ये बारी बारी से हर एक हाइड्रोजन ऐसा कर सकता है, अल्फा हाइड्रोजन, तो चार्ज को डिस्पर्स करने में मदद करेगा, यही हाइपर कॉन्जुगेशन है। पूछ सकता है कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन कौन से ओवरलैपिंग से होती है, तो याद रखना सिग्मा और वेकेंट p, सिग्मा और वेकेंट p के ओवरलैपिंग से ये ऑब्जर्व होता है कार्बोकेटाइन्स में। ठीक है, जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने हाइपोकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इसको बेकर नाथन इफेक्ट, नो बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। चार्ज डिस्पर्स ही हो रहा है। ठीक है, परमानेंट पोलराइजेशन है, ठीक है, विद CH बॉन्ड एंड कॉन्जुगेशन, स्टेबलाइजिंग है। अच्छा, अगर तीनों ग्रुप साथ में इफेक्ट्स लगते हैं तो मेसोमेरिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है देन हाइपोकॉन्जुगेशन देन इंडक्टिव। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, विल नॉट ऑपरेट एट मेटा पोजीशन, मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव ही होता है एज आई टोल्ड यू। एल्कीन्स भी ये दिखा सकते हैं, जैसे एल्कीन्स में भी सेम कंडीशन अपन चेक करने वाले हैं। अल्फा कार्बन ये वाला है, sp3 है। एल्कीन में कैसे चेक करोगे, देखो C डबल बॉन्ड C को देख लो, इसके अगल बगल जितने कार्बन हैं वो सब अल्फा कार्बन होते हैं, ये अल्फा, ये अल्फा, अल्फा अल्फा लाइक दैट। ठीक है, ओके चलिए, आई थिंक ये वाली चीज तुमको पता है। तो यहाँ पे भी देखो कैसे होता है, यही बॉन्ड जो है CH का, ये एल्कीन के पाई स्टार के अंदर डोनेट किया जाता है, एंड दिस पाई बॉन्ड विल शिफ्ट है, तो कुछ C becomes नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो आपने पाई बॉन्ड को डिस्पर्स करके एल्कीन को स्टेबल बनाया। तो ऐसा काम हर हाइड्रोजन कर सकता है जो भी अल्फा पोजीशन पे है ना, तो उतने ही हाइपोकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे और उतना ज्यादा एल्कीन स्टेबलाइज फील करेगी। ठीक है, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही ज्यादा एल्कीन की स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, ये देखो अल्फा हाइड्रोजन शोज प्लस H इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। आइसोटॉप्स में बेटा इंडक्टिव में उल्टा था, इंडक्टिव में Ct3 सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस I था, फिर CD3, फिर CH3, बट हाइपर कॉन्जुगेशन में बॉन्ड तोड़ना होता है, तो जो सबसे कमजोर बॉन्ड है जो आराम से टूटेगा वो उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट दिखाएगा। तो Ct बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, कार्बन ट्रीटियम को, उसकी एनर्जी ज्यादा है बॉन्ड को तोड़ने की, तो इसीलिए उसका प्लस H इफेक्ट जो है सबसे मिनिमल होता है। आइसोटॉप्स में आप ऐसे बॉन्ड एनर्जी से कंपेयर करते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्वेश्चन कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। तो फर्स्ट कंपाउंड अच्छा है, यहाँ पे नोट कर लो ब्रेड्स रूल को। बेटा ब्रेड्स रूल क्या कहता है, ब्रेड्स रूल कहता है कंडीशंस ऑफ प्लेनारिटी, कंडीशंस ऑफ प्लेनारिटी आर नॉट पॉसिबल at bridgehead carbon, conditions of planarity are not possible at bridgehead carbon। ठीक है, देखो bridgehead carbon ये है। ठीक है, अब यहाँ पे कभी भी आपको प्लेनारिटी की कंडीशंस नहीं लगानी है, sp2 कार्बन डबल बॉन्ड कभी नहीं लगाना, वो अनस्टेबल होता है। तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो 2 3 4 5 6 अल्फा हाइड्रोजन है मैम, 6 अल्फा है, और मैम यहाँ पे तो देखो मैम 2 और 1 3 अल्फा है, तो मैम ये ज्यादा स्टेबल होगा, ब्रिजहेड वाला नहीं, ब्रिजहेड वाला अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वाले में देखो कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जितने ज्यादा उतना ज्यादा है ना स्टेबल होगा, राइट। तो बता दो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। हाँ जी, ऑर्थो और पैरा पे डबल डबल हाइपोकॉन्जुगेशन, डबल डबल इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है,
बहुत स्टेबल होगा। देन आपका ये देखो हाइपोकॉन्जुगेशन मेटा पे तो ऑपरेट ही नहीं होता, तो कैन वी से 3, 1 और 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हाइपोकॉन्जुगेशन है, यहाँ तो डबल है और यहाँ सिर्फ आपका इंडक्टिव है। ठीक है, इजी। ओके चलो, अच्छा एक चीज और देखो, स्टेबिलिटी, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ। जब भी आप कंपैरिजन करते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का, मान लो आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, ठीक है, तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी में हमेशा ध्यान रखना, बैक बॉन्डिंग स्टेबिलाइज कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद जो एरोमेटिक होगा उसको लेते हैं, फिर रेजोनेंस स्टेबिलाइज, फिर हाइपोकॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। कभी कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी चेक करते हो, वहां पे भी सेम चीज, जो बैक बॉन्डिंग स्टेबिलाइज कार्ब एनायन होता है, ये हम डिस्कस कर भी चुके हैं गदर में, फिर एरोमेटिसिटी और फिर रेजोनेंस, हाइपोकॉन्जुगेशन और इंडक्टिव। ठीक है, अच्छा अगर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी है, तो फ्री रेडिकल में आपको एरोमेटिसिटी, बैक बॉन्डिंग नहीं दिखती, रेजोनेंस, हाइपोकॉन्जुगेशन, इंडक्टिव से आपका आंसर बन जाएगा। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर, कि कौन डोमिनेट करता है ये पता करने के लिए। ठीक है, ओके चलो देखो, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट आपको समझना चाहिए। दुनिया में जब भी कार्बोकेटाइन बनता है, अगर उसके और स्टेबल बनने की संभावना है, तो वो विद इन द मॉलिक्यूल कुछ थोड़ा बहुत शिफ्टिंग करके, रीअरेंज करके और स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है इधर अगर आप इस हाइड्रोजन को जो सेकंड कार्बन पे है, इसको अगर आप यहाँ शिफ्ट करा देते हो, तो कार्बोकेटाइन सेकेंडरी बन जाएगा जो ज्यादा स्टेबल है। 6 हाइपोकॉन्जुगेशन, तो ये कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट है। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हमने करा दिया, 6 अल्फा हाइड्रोजन थे। अगर मान लो पहले से सेकेंडरी कार्बन है, अब इसको रीअरेंज नहीं करा सकते, रीअरेंज कराओगे भी तो प्राइमरी बन सकता है, वो नहीं करना, कम स्टेबल से ज्यादा स्टेबल में करना है। विद इन द मॉलिक्यूल होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर होता है। ठीक है, इंट्रा मॉलिक्यूलर। जैसे यहाँ पर देखो, इधर आओ ये देखो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, अगर मैं यहाँ से एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, अगर ये मैं शिफ्ट करा दूं यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन, तो प्लस यहाँ पर आ गया ये CH3, तो देखो अब ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन गया। अब इसमें देख लो अपने आप कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन बन गए, है ना। ऐसे करा सकते हैं। ऐसे यहाँ पर देखो, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन या कार्बोकेटाइन पे मिथाइल शिफ्ट करा दो, मिथाइल शिफ्ट करा दिया, Me यहाँ प्लस आया और ये Me, 9 अल्फा हाइड्रोजन, है ना, टर्शियरी एंड सो ऑन। तो ये केसेस हैं, आप यहाँ पे करा सकते हैं। हाइड्राइड शिफ्ट करा दो, देखो फिनाइल कार्बन Me, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दिस विल बी CH3। अब इस कार्बोकेटाइन को कॉन्जुगेशन मिल गया, रेजोनेंस भी मिला है और ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन भी मिला है, तो आप ऐसे रीअरेंजमेंट करा सकते हैं। ठीक है, एवरी रीअरेंजमेंट शुड मेक अ स्टेबल कार्बोकेटाइन। अच्छा, रीअरेंजमेंट आपको रिंग एक्सपेंशन तक भी लेकर जा सकता है। जब भी कार्बोकेटाइन आउटसाइड द रिंग प्रेजेंट है ना, रिंग के बाहर है, कैसे, इस तरीके से देखो, कभी ये कंडीशन है, मैं एक ब्लैंक स्लाइड लेती हूँ, ये दो कंडीशन, कभी 5 कार्बन की रिंग के बाहर कार्बोकेटाइन ऐसे है, या फिर 4 मेंबर रिंग के बाहर कार्बोकेटाइन है, तो बेटा यहाँ रिंग एक्सपैंड होती है। 5 मेंबर रिंग एक्सपैंड होके 6 में जा सकती है। कैसे, देखो ये वाले बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दो, समथिंग लाइक दिस। देखो, कीपिंग एवरीथिंग एज इट इज, जैसे बनाया वैसे ड्रॉ कर रही हूँ ताकि देख पाओ। देखो ये बॉन्ड को तोड़ दिया, इस कार्बन से जोड़ दो, अब यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा। देखो ये पॉजिटिव बनेगा, आप गिन लो 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब दिस कैन बी ड्रॉन लाइक दिस, ये ऐसे बन सकता है। तो 5 से 6 में आ गए, एंगल स्ट्रेन कम हो गया, तो इसीलिए ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है 5 से 6 मेंबर की रिंग। ऐसे ही देखो 4 मेंबर की रिंग को आप यहाँ कर दो ऐसे रीअरेंज, देखो ये कार्बन एज इट इज, यहाँ कार्बोकेटाइन, दिस कैन बी रिटन एज 5 मेंबर की रिंग यहाँ, तो ये आप रिंग एक्सपेंशन इसको बोलते हो। तो ऐसा हो जाता है, कार्बोकेटाइन आउटसाइड द रिंग है, ये दो कंडीशन में ये रीअरेंज करता है एक्सपेंशन से। कभी भी 3 मेंबर रिंग के बाहर कार्बोकेटाइन के साथ ये मत कर देना, क्योंकि 3 मेंबर वाला खुद से ऐसा कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होता है, इसमें लगता है डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, तो यहाँ से 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये बनाता है जो इक्विवेलेंट होते हैं, एक ये वाला और एक ऐसे ही दिस वन, तो ये इक्विवेलेंट RS है, वेरी स्टेबल।
वेरी स्टेबल। और ये मॉलिक्यूल, ये कार्बोकेटायन खुद में ही स्टेबल है, डांसिंग रेजोनेंस करता रहता है सारे दिन, तो ये रिंग एक्सपेंशन नहीं करता। और 3 से 4 मेंबर की रिंग कोई अच्छी नहीं होती है, खराब ही होती है, तो ये नहीं करेगा, ये काफी स्टेबल कार्बोकेटायन है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ का सवाल आता है तो हमेशा आप ये देखो H+ देने की टेंडेंसी। कोई एसिड उतना स्ट्रॉन्ग, कोई एसिड स्ट्रॉन्ग तब कहलाता है जब H+ देने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो स्टेबल हो। अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो एसिड काफी स्ट्रॉन्ग रहा होगा। तो देखो, अगर आप एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हो या अल्कोहल्स, तो एसिडिक स्ट्रेंथ उनकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -I से। क्यों? क्योंकि -I ग्रुप्स, जैसे देखो ये एसिड है Ha, ठीक है, इसने H+ और A नेगेटिव दिया, ये एनायन, ये कॉन्जुगेट बेस है। तो स्ट्रॉन्गर, अगर कोई एसिडिक स्ट्रेंथ हाई है वो तभी होगी जब कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतनी ज्यादा एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो -I जो ग्रुप्स है वो कॉन्जुगेट बेस एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के उसे स्टेबल करेंगे, तो -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल +I के इनवर्सली, ठीक है, ये चीज होता है। और एक चीज आप बेसिक सा, एक मैं एसिडिटी का ऑर्डर दिखा रही हूँ, देखो कभी आ जाए एग्जाम में। सल्फोनिक एसिड्स बहुत ज्यादा एसिडिक होती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से भी, फिनॉल्स कम एसिडिक होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। अल्कोहल में जो मीथेनॉल होता है, मीथेनॉल पानी से ज्यादा एसिडिक है, बाकी सारे अल्कोहल्स पानी से कम एसिडिक हैं। तो एक जनरल ट्रेंड है जिसको एक बार गो थ्रू कर लोगे तो क्वेश्चंस में काफी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, असेंडिंग एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग H एटम इज। असेंडिंग एसिडिटी का ऑर्डर, तो मैम ने क्या बोला, एनायन बना लो, कार्बेनायन बना लो हाइड्रोजन निकाल के। जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बेनायन है कॉन्जुगेट बेस, है ना, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देखो sp कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत स्टेबल है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो भाई A रहा होगा, A सबसे ज्यादा एसिडिक। फिर sp2 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परसेंटेज S कैरेक्टर से, है ना, तो परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये sp2 आएगा इसके बाद, ठीक है। अब C और D में देखो, C पे ना 3 मिथाइल ग्रुप है जो +I से उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के उसे अनस्टेबल कर रहे हैं। D पे सिर्फ ये छोटू सा एक इथाइल है, तो CDBA आपका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ऑर्थो इफेक्ट देख लो। ऑर्थो इफेक्ट कहता है ऑल ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होती हैं उनके पैरा आइसोमर से। यानी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड अगर है, ये मैंने अपने हैंड रिटन नोट से भी यहाँ लिखा है, देखो ये वाला, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बढ़ जाता है। अगर आपने बल्कि ग्रुप ऑर्थो पे लगा दिया ना, वो ग्रुप क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्लेन से बाहर कर देगा। तो जब H+ ये लूज करके जो कॉन्जुगेट बेस बनाता है, देखो जो कॉन्जुगेट बेस कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है ना, वो ये होता है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे दो कॉन्जुगेशन लग रहे हैं, एक तो रिंग के साथ और ये आपस में इक्विवेलेंट RS कर रहा है, तो क्रॉस कॉन्जुगेशन इतना स्टेबल नहीं होता। तो ऑर्थो इफेक्ट से कार्बोक्सिलिक प्लेन से ही बाहर चला जाएगा, तो रिंग के साथ इसका कॉन्जुगेशन ही खत्म हो गया, तो सिर्फ एक ही कॉन्जुगेशन चलेगा जो इसका आपस में इक्विवेलेंट RS चल रहा है O नेगेटिव से O तक, है ना। तो इसीलिए वो ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस हो जाता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होते हैं उनके पैरा आइसोमर से। हाँ, ये देख लेना कौन से ग्रुप ये इफेक्ट नहीं लगाएंगे, जो छोटा छोटा ग्रुप होगा, हाइड्रोजन OH NH2 लीनियर ग्रुप्स जो है, फ्लोरीन CN, ये नहीं ऑर्थो इफेक्ट लगाते, ये रिपल्शन नहीं कर सकते। बट हाँ, कोई और ग्रुप है इसको छोड़ के एल्काइल ग्रुप स्पेसिफिकली कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ये उसी पे बेस्ड है, ये बाहर हो गया प्लेन से, तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो ऑर्थो वाला हो गया, ऑर्थो वाला, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद ये नॉर्मल आपकी बेंजोइक एसिड, अब ये पैरा पोजीशन पे है, तो ये पैरा पोजीशन से हाइपोकॉन्जुगेशन इंडक्टिव से अनस्टेबल बनाएगा, मेटा पे है इंडक्टिव से कॉन्जुगेट बेस को अनस्टेबल बनाएगा। तो आपका सबसे ज्यादा ऑर्थो, फिर नॉर्मल बेंजोइक एसिड, फिर मेटा और पैरा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी घटा रहा है, ठीक है। कभी Ka Kb करके क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो ये भी देखो एसिडिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा Ka वैल्यू
जितनी ज्यादा Ka वैल्यू उतनी pKa वैल्यू कम। कर सकते हो? ओके नेक्स्ट चलो बेसिसिटी। अमीन्स में अगर बेसिसिटी कंपेयर करनी है, कोई कंपाउंड दिया है तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी डोनेशन के लिए आपको देखनी है, कितना फ्रीली लोन पेयर डोनेशन के लिए अवेलेबल है। अमीन्स जैसे अमीन्स की बेसिसिटी बेटा ज्यादा होती है अमाइड से, क्योंकि अमाइड में जो लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन कर रहा है साथ में कार्बोनिल के, तो कम अवेलेबल है। और साइनाइड में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अमीन्स में एल्काइल ग्रुप और बढ़ाते हैं, अमीन्स में भी टर्शियरी अमीन सबसे ज्यादा बेसिक। एलिफैटिक अमीन्स एरोमेटिक से ज्यादा बेसिक होते हैं, क्योंकि एलिफैटिक में कोई कॉन्जुगेशन में लोन पेयर नहीं जा रहा। एरोमेटिक में जैसे आप ले सकते हैं एनिलीन, इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग के साथ कॉन्जुगेशन करके अंदर ही इन्वॉल्व है, तो बेसिसिटी कम हो जाएगी। कभी भी लोकलाइज्ड लोन पेयर होता है वो ज्यादा बेसिक होता है डी लोकलाइज से। लोकलाइज्ड लोन पेयर यानी कि जो एक जगह पे फिक्स्ड है, जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इट इज सेम एज ऊपर वाला पॉइंट। डीलोकलाइज मतलब जो रेजोनेंस में जा रहा है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे वो बेसिक स्ट्रेंथ को उतना बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग उसे कम करेंगे। कर सकते हो? तो क्वेश्चन देखो, कहता है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछा है, तो कैसे कर सकते हैं बताओ? बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहाँ होगी? सब्स्टिट्यूएंट्स को देख लो भाई, ये तो सबसे ज्यादा भद्दा -m-i है। अच्छा OMe -i से खींचता है लेकिन +m से देता है, ये सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन से देता है और इंडक्टिव से थोड़ा बहुत। क्लोरीन -i जितना खींचते हैं वो बहुत ज्यादा है देने से, तो सबसे लीस्ट बेसिक तो हो गया, लीस्ट बेसिक तो हो गया बेटा सेकंड वाला जिसमें -m लग रहा है, लीस्ट बेसिक है ना, हाँ लीस्ट बेसिक हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो और कौन है -i वाला, -i वाला कौन है और फिफ्थ वाला है, -i को तो पीछे लगा दो। अब देने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? जो +m से देगा, जो फोर्थ है। और देने वाला कौन है? +m से 3 है, देखो 4 के बाद 3 है, और जो कुछ भी नहीं कर रहा वो 1 है, तो देखो 2 5 1 3 4, यस 2 5 1 3 4, इजी कर सकते हो। चले ये दो पॉइंट्स देख लो, SIR और SIP। वैसे तो क्वेश्चन नहीं पूछा है हाल फिलहाल ऐसे ऑर्थो SIR SIP से, बट एक बार देख के जाओगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा खुद में, ठीक है। तो SIR इफेक्ट होता है स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, जो ये कहता है सेकेंडरी और टर्शियरी एरोमेटिक अमीन्स जो होते हैं उनकी बेसिसिटी बढ़ जाती है। अगर कोई बल्कि ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे होगा तो वो धक्का मार के इस ग्रुप को आउट ऑफ प्लेन कर देगा। अब अगर आउट ऑफ प्लेन करेगा तो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग के अंदर भी डोनेट हो रहा था वो डोनेशन रुक जाएगा, तो मतलब ये लोन पेयर अवेलेबल ज्यादा हो जाएगा डोनेशन के लिए, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। SIP इफेक्ट थोड़ा अलग है, SIR इज काइंड ऑफ लाइक ऑर्थो इफेक्ट ही है एक तरीके से, ठीक है। SIP होता है जो स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन होता है, जो ये कहता है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स की बेसिसिटी कम हो जाती है अगर कोई बल्कि ग्रुप आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब ऐसा क्यों मैम? देखो ये इंटरेस्टिंग है, जैसे ये देखो NH2 है और ये ग्रुप है, तो NH2 पे कोई रिपल्शन नहीं लगता क्योंकि ये छोटा सा लीनियर ग्रुप है, लेकिन जैसे ही ये H+ को एक्सेप्ट करता है तो देखना H+ को जैसे एक्सेप्ट करेगा तो ये एनिलीनियम आयन बन जाएगा N+H3 जो बल्कि है, और अब इसको रिपल्शन लगेगी, अब ये आउट ऑफ प्लेन होगा, तो मतलब ये क्या है ना, रिएक्शन बैकवर्ड में जाना चाहती है। जैसे ही नाइट्रोजन यहाँ पे लोन पेयर दे के H+ को एक्सेप्ट करता है, इसको तुरंत रिपल्शंस लगने लगती हैं, तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाना चाहती है, फॉरवर्ड में बहुत कम हो जाती है, तो बेसिसिटी इसकी घट जाती है, ठीक है। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स की बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसको ही मैंने टाइप फॉर्मेट में थोड़ा अच्छे से लगा दिया है, इस वाली स्लाइड को थोड़ा हटा देना, ग्रुप्स इसमें थोड़े अलग लिखे हैं एक्स्ट्रा, जो मैम ने ग्रुप्स बताए उनको ध्यान रखना, ठीक है। जो ऑर्थो में बताए थे वही यहाँ पर यूज करना। SIR कहाँ कहाँ ऑब्जर्व होता है वो बता दिया मैंने, ये एग्जाम्पल भी है, देखो SIP का एग्जाम्पल है ये, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो यहाँ पे देखो ये रहा आपका ऑर्थो पोजीशन वाला, जैसे ही H+ गेन करेगा ऐसे इसको साइड में एक लाफा पड़ेगा,
वापस चल पीछे। तो ये बेसिसिटी भाई इसकी सबसे कम हो जाएगी, ये बोलेगा अरे भाई मेरे को तो कम ही कर दो तुम। कौन? ऑर्थो वाला। देखो ऑर्थो वाला सबसे लीस्ट हो गया है ना। मैक्सिमम आपका क्योंकि प्लस आई है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन में बढ़ाएगा। देन मेटा सिर्फ इंडक्टिव से कर रहा है, देन नॉर्मल आपका एनिलीन। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। चलिए उसके बाद देखो लास्ट चीज, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स गैसियस फेज में। तो बेटा गैस फेज में अमीन्स की बेसिसिटी को हम इंडक्टिव से कंपेयर करते हैं 3 डिग्री, मतलब 3 डिग्री अमीन ज्यादा बेसिक हैं 2 डिग्री से, और 1 डिग्री सबसे कम, अमोनिया उससे भी कम। लेकिन ये गैस फेज में है, गैस में ओनली इंडक्टिव इज सीन। जब अगर कभी सवाल आ जाए पेपर में एक्वस फेज के अंदर अमीन्स की बेसिसिटी बतानी है, एक्वस फेज में आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंटली देखना पड़ता है। यहाँ 3 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? सॉल्वेशन इफेक्ट होता है, स्टेरिक रिपल्शंस होते हैं, और क्या होता है? सॉल्वेशन, स्टेरिक रिपल्शन और एक इंडक्टिव जो आप नॉर्मली देखते हैं। इनको देखकर फिर एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि साइड ग्रुप कैसा है, तो उसके साथ अलग अलग होता है। 2 आपको याद रखने हैं मेमोरी बेस्ड। लाइक अगर कभी साइड ग्रुप मान लो आपके पास मिथाइल है ना, तो 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक, फिर 1 डिग्री अमीन, फिर 3 डिग्री, फिर अमोनिया लीस्ट बेसिक। अगर मान लो इथाइल है, मान लो अगर एल्काइल ग्रुप इथाइल तो इथाइल है तो 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री होता है ना। इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं यहाँ से। बाकी दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। ये प्लीज रिवाइज करना थोड़ा सा इन चीजों को। देखो IUPAC नॉमेनक्लेचर वगैरह, बेसिक्स, एरोमेटिसिटी, ये सारी चीजें मैंने आपको गदर में कराई है। सो गदर सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप फुली फ्लेजेड ये सारे टाइप्स करना चाहते हैं। आज जो हमने माइंड मैप में टाइप्स देखे हैं, इनके क्वेश्चंस भी मैंने एग्जाम में कैसे आते हैं आपको दिखाया। तो मेक श्योर कि अगर आपको पूरा फुली फ्लेजेड चीजें करनी है डिटेल में, तो आप गदर 3.0 को ज्वाइन कर सकते हैं। HP गुरुकुल को ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, थैंक यू सो मच आज का सेशन अटेंड करने के लिए। कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा और अगला चैप्टर आप कौन सा चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय, सी या, टेक केयर।